हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदश्री टेट क्लासेस। तो आपको पता ही है यहाँ पे हम आपको यूटेट और सीटेट की तैयारी कराते हैं। मैं यहाँ पे आपको हिंदी की तैयारी कराती हूँ। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी और भी डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं, तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ जाके आप हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुमखेड़ा चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है मैंने यहाँ पे एमसीक्यू की सीरीज निकाल रखी है। तो एमसीक्यू करेंगे, पहले व्याकरण के सारे एमसीक्यू कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा साहित्य का पोर्शन है जहाँ से आपके यूटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमारा व्याकरण का सीटेट और यूटेट के एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है। मैंने आपसे पूछा है, बताया है कि हर बार जो एग्जामिनर है वो आपसे उच्चारण स्थान जरूर पूछेंगे, चाहे वो आपके स्वर का हो चाहे वो व्यंजनों का हो। तो आपको हर किसी का उच्चारण स्थान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए आई ए आई ए आई। तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, ये कंठोष्ठ का है यानी कि कंठ का है, या फिर तालु का है जो हमारी जीभ के ऊपर का भाग होता है, ओष्ठ यानी कि होठ का है, या कंठ और तालु दोनों का मिश्रण है। तो एक चीज आप देखोगे, जब ए आई बोलते हो तो वहां पे ओष्ठ आपके काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब ए आई करते हो तो जीभ आपके तालु को टच नहीं कर रही है। तो ऐसे भी आप एग्जाम्पल से देख सकते हो, ऐसा करके देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो तालु यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ओष्ठ यहाँ पे ए आई में बिल्कुल भी नहीं वो हो रहे, टच कर रहे हैं। अब यहाँ देखो कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ। तो आपको पता है यहाँ पर आप कैसे एलिमिनेट करोगे। जब भी आपको एग्जाम आपको ऐसे क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले ये देखो कि गलत क्या है। राइट ऑप्शन के पास आप धीरे धीरे खुद ही पहुंच जाते हो। जैसे आपने देखा कि तालु टच नहीं कर रहा है, ओष्ठ काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे लिखा है कंठोष्ठ है, तो कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर हो गए कंठोष्ठ। ठीक है, तो आपको पता है जब यहाँ पे ओष्ठ काम ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास बचा है कंठ और तालु। क्या बचा है यहाँ पे, कंठ और तालु। क्योंकि जब ए आई बोलते हो तो ए आई कहने में क्या होता है, जब तालु आपके ऊपर वो जीवा को टच करता है तो कंठ से आवाज निकल रही है, सीधे तालु से आवाज नहीं निकल रही, इसलिए यहाँ पे तालु क्रॉस किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कंठ तालु। आपको भूलना नहीं है, जो ए आई है उसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु है। ठीक है, कंठ और तालु। अब यहाँ चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये बोलता है कि हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो बहुत सारे 48 करते हैं, कोई 33 करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर जब आपसे परंपरागत रूप से अगर परंपरागत रूप से पूछा जाए तो आपको पता है क से लेकर ह तक होते हैं, क से लेकर ह तक। ठीक है, ये 33 होते हैं हमारे व्यंजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे वर्णमाला पूछ रहा है, ना कि आपसे क्या पूछ रहा है, व्यंजन पूछ रहा है। तो ये जो परंपरागत रूप से हमारे होते हैं, हमारे परंपरागत रूप से व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, 11 हमारे मूल स्वर हो जाते हैं, सॉरी मूल स्वर 4 होते हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं, और वैसे अनुस्वार और विसर्ग अगर लगाए तो वो 13 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो वर्णमाला है उसमें हमारे टोटल जो होंगे वो कितने होंगे, 52 होंगे। ठीक है, ना कि 50, ना कि 51, ना कि 53, यहाँ पे हो जाएंगे कितने, 52। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये पूछ रहा है आपसे कि जो अंतस्थ व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपको पता ही होगी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं क से लेकर म तक हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और उसके बाद क से लेकर म तक फिर य र ल व, ये हमारे 4 क्या होते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है ये कितने हो जाएंगे, 4 हमारे क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऊष्म और हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो और उसके बाद द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं हमारे, ऐसे ड, ये नीचे बिंदा लगा होगा और ये इस तरीके से, एक मिनट, ड और ढ और नीचे से बिंदा लगा होता है, इसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होंगे, तो आप आराम से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका अणो, अयो, णो, नो, मो का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। यानी कि ये सीधे सीधे शाब्द अक्षर में बोलूं तो आपको पता है ये 5 के 5 क्या है, हमारे पंचमाक्षर है। ठीक है, ये 5 के 5 हमारे पंचमाक्षर है, इनको हम लोग पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो पंचमाक्षर आपको पता है कि हम लोग जब भी हम, जैसे मैंने बोला कंचन,
मैंने बोला कंचन, मैंने बोला मंच, मैंने बोला पंख। तो एक चीज़ आप लोग को दिख रही है कि जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से हवा आती है ना। तो यानी कि ये जो पंचमाक्षर है इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होती है, ना कि कंठ तालु वगैरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंठ भी नहीं होगा, तालु भी नहीं होगा, उष्ट भी नहीं होगा, नासिका हो जाएगा। ठीक है, नासिका से यहाँ से इसका हमारे पंचमाक्षर निकलते हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखा है कि जो अक्षर वर्ण है वो क्या है। आप मुझे बताएंगे कि जो अक्षर है वो क्या है, स्वर है, व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, या आपका संयुक्त व्यंजन है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं वही बता रही हूँ आपको। तो ये जो अक्षर है आपको पता ही है, जो हमारा ये अक्षर है ये हमारा किससे बना है, ये क और हमारा ये वाले शौ से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये षटकोण वाले शौ से मिलके बना है अक्षर, हमारा अक्षर। ठीक है, तो आपको पता है जब ये दो वर्णों से मिलके बना है तो ये व्यंजन तो है। ठीक है, ये व्यंजन तो है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि दो व्यंजनों से मिलके बना है। अगर मैं बोलूँ क तो आप कहोगे हाँ डेफिनेटली ये व्यंजन है। अगर मैं बोलूँ अक्षर तो आप सिर्फ अक्षर को व्यंजन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि व्यंजन व्यंजन दोनों व्यंजनों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको संयुक्त बोला जाता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन है। स्थान के आधार पर बताना है, यानी कि आपको किसी भी वर्ण का स्थान बताना है, स्थान बताना है, उसके आधार पे आपने मूर्धन्य व्यंजन बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपका क ख ग घ, उसके बाद है ज झ, उसके बाद है डो ढ, उसके बाद है प फ। तो आपको पता है जो प फ है वो हमारे ओष्ठ वाला आ रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ज झ हमारा ऊष्म व्यंजन से रिलेटेड है, क वाला हमारा कंठोष्ठ से है। ठीक है, क ख ग घ ये हमारे कंठ से निकलते हैं, तो ये कंठ वाले हो गए। अब लास्ट में हमारे पास देखो एक ये बचा हुआ है जिसको मैंने द्विगुण व्यंजन बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो द्विगुण व्यंजन जो दिख रहा है ये हमारा मूर्धन्य होता है। ठीक है, ये हमारा मूर्धन्य होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि इस स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, हमारा ड और ढ है। ये याद रखेंगे, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं है पूछ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा व्यंजन है जो दंत्य नहीं है और इसमें से कौन सा ऐसा व्यंजन है जो उससे डिफरेंट है। तो आप यहाँ देखोगे क्या ऑप्शन में क्या दिया है, तो, नौ, दो और यहाँ पे टॉ। अब यहाँ पे जब इस तरह के आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो आपने इसको हल ऐसे करना है कि आप एक चीज देखोगे कि वर्ग कौन सा है, क्या ये टॉ तो वर्ग का है, या टॉ दो वर्ग का है, या टॉ नौ वर्ग का है। तो एक चीज आप आराम से देख रहे हो, एक ही वर्ग यहाँ पे घूम रहा है, तो, थो, दो, धो, नौ। तो ये एक वर्ग है किसका, तो वर्ग का। तो जब यहाँ पर तो, थो, दो, धो, नौ आ रहे हैं, इनसे डिफरेंट क्या आ रहा है। अगर तुम नौ भी कहोगे कि दंत्य नहीं है तो बाकी तो है, तो आंसर तो वैसे भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक चीज आराम से दिख रही है कि टॉ वर्ग इनसे सबसे अलग है, टॉ वर्ग क्या है, इन सबसे अलग है। और यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा दंत्य होता है वो हमारे क्या होते हैं, तो, थो, तो वर्ग होता है। ठीक है, जो दंत्य होते हैं हमारे वो तो वर्ग होते हैं, टॉ वर्ग इसका वर्ग नहीं होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ चले जाएंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में चले जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन टॉ हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन, अब आपको ये पता होना चाहिए कि द्वित्व व्यंजन क्या है। देखो द्वित्व व्यंजन क्या होता है, पहला आप ऑप्शन देख लो, यहाँ पे है पुनः, फिर है इलाहाबाद, फिर है दिल्ली और उसके बाद है उत्साह। ठीक है, तो द्वित्व का व्यंजन देखो आप एक चीज दो, यहाँ पे द्वि मतलब होता है दो। ठीक है, यहाँ त्वा लिखा है यानी कि व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर दो व्यंजन कैसे होंगे, जो समान दो व्यंजन दो बार आएंगे। ठीक है, एक ही व्यंजन समान होगा और वो दो बार आएगा किसी शब्द में, तो उसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहेंगे। अब आप यहाँ पे आराम से बता सकते हो कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है, बिल्कुल बता सकते हो। आप देख लो पुनः में कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जो रिपीट हो रहा है, इलाहाबाद में भी ऐसा कोई व्यंजन नहीं जो रिपीट हो रहा है, उत्साह में आपको दिख रहा है तो, लेकिन वो एक ही है, वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ आप दिल्ली देख रहे हो, यहाँ पे ल यहाँ भी है और ल यहाँ भी है, यानी कि एक ही व्यंजन दो बार रिपीट हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो चलिए अब हम लोग 9 क्वेश्चन में चलते हैं। 9 हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या बोल रहा है, वर्ण के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोल रहा है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हम लोग वर्ण के पहले, तीसरे, पांचवे, यानी कि जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये वही होगा जो हमारे उच्चारण के स्थान पे होंगे। और स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक उच्चारण स्थान
आपको बताता है, बाकी के नीचे उच्चारण स्थान को अलग से बताते हैं। यानी कि जो य र ल वो होते हैं वो हमारे अंतस्थ होते हैं, तो यहाँ पर य र ल नहीं आएगा, तो ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है उसमें व्यंजन हमारे क्या होते हैं, उस व्यंजन हमारे ये वाला श होता है, ये श होता है, ये श होता है और ह होता है, ठीक है। और ये य र ल व होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अब दो है यहाँ पे, महाप्राण और अल्प प्राण। तो आपको पता होना चाहिए कि महाप्राण क्या होते हैं और अल्प प्राण क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्ण का पहला और तीसरा और पांचवा, उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, जब पहला तीसरा चौथा यहाँ आ गया तो हमारे पास क्या पांचवा, तो हमारे पास चौथा और क्या बचा, पहला दूसरा। तो एक बार आपको पता होना चाहिए, जो चौथा और जो दूसरा है, जो हमारा चौथा और जो दूसरा होता है वो हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है, ठीक है। ये जो चौथा और दूसरा होता है, और जो पंचमाक्षर वाला होता है पहला तीसरा पांचवा, ये हमारा अल्प प्राण होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अल्प प्राण होते हैं वो पहला तीसरा और पांचवा होता है, चौथा और आपका जो चौथा और जो दूसरा होता है वो हमारा महाप्राण होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ चल जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये क्या बोल रहा है, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो आपको पता है अक्षर में कितनी बार बता चुकी हूँ, इसका बस ये देखना है कि पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है। आपने देखा यहाँ मूल स्वर, आपको पता है मूल स्वर 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और यहाँ पे हमारा री से ऋषि, ये हमारे मूल स्वर होते हैं, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा। उसके बाद तालव्य स्वर आपको पता है, टॉ ठोड़ा वगैरह होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे घोष वर्ग क्या होता है, जो घोष वर्ण क्या होते हैं, ये आपका एक तो होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष, ठीक है। आपको पता है ये सघोष हमारा जो होता है, ये सघोष ही हमारा क्या होता है, अघोष हमारे क्या होता है, प्रथम और द्वितीय, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष, इसी को ही हम लोग घोष बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में आपको पता है कि अक्षर जो है संयुक्त वर्ण है, तो हम इसमें राइट ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को एलिमिनेट करो तो आप लोग को डेफिनेटली अच्छे से आ जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।